मित्रों नमस्कार। मैं ना सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के संग के साथ पुनः उपस्थित हूं। मित्रों, इस समय मैं वाचन कर रहा हूं उपन्यास यह गली बिकाऊ नहीं, जिसे लिखा है एन पार्थ सारथी ने और जिसका हिंदी अनुवाद किया है आर विलीनाथन ने। अब तक मैं अपने वाचन के पिछले क्रम में उपन्यास यह गली बिकाऊ नहीं के भाग 12 तक का वाचन कर चुका हूं, जिसे आप कथा कहानी और उपन्यास के चैनल पर जाकर क्रमवार सुन सकते हैं। आज लीजिए सुनिए उपन्यास यह गली बिकाऊ नहीं के भाग 13 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। खाना खाने के तुरंत बाद मुत्तु कुमरन आउट हाउस चला आया था। सिर्फ माधवी सबको विदा करने के लिए पोर्टिको में खड़ी थी। उस समय माधवी के मन में यह विचार उठ रहा था कि मुत्तु कुमरन मेरी परीक्षा लेने के लिए ही जल्दी जल्दी आउट हाउस चला गया है कि मैं अब्दुल्ला को पहुंचाने अकेली ओशियानिक जाती हूं कि नहीं। अब उसके मन में इस बात की खुशी हो रही थी कि अब्दुल्ला के साथ मेरे अकेले न जाने से मुत्तु कुमरन को खुशी होगी। एक एक करके सब गोपाल से विदा लेकर चले। कुछ एक माधवी से भी विदा हुए। सबको हाथ जोड़कर उसने विदा किया। सबके जाने के बाद घर में काम करने वाले गोपाल के सेक्रेटरी और माधवी ही वहां बाकी रह गए थे। नायर छोकरा टेलीफोन के पास विनम्रता का पुतला बनकर खड़ा था। अचानक उन लोगों के सामने गोपाल माधवी पर कहर भरा जहर उगलने लगा। जिस अदम्य क्रोध को उसने अब तक दबा रखा था वह फूट पड़ा। बड़ी चरित्रवान बन गई है, मानो मैं त्रिया चरित्र समझता ही नहीं। चर्बी चढ़ गई है। मैंने पढ़ा पढ़ा कर कहा था कि 2 या 3 बजे अब्दुल्ला के यहाँ जाओ, थोड़ी देर बातें करके फिर बुला लाओ। मेरी बातों पर कान न देकर अपनी मर्जी की कर रही है। यह सब मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं देखता आ रहा हूं कि उस्ताद के इस घर में आने के बाद तुम्हारी चाल बदल रही है। माधवी बिना कोई जवाब दिए सिर झुकाकर खड़ी रही। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। इसके पहले 4 जनों के मध्य गोपाल ऐसी बातें करता था तो भी उसके दिल पर उसका कोई असर नहीं होता था। सब झाड़ पोंछ कर गोपाल से पहले की तरह मिलने जुलने लग जाती थी। अब वह जिसके वश में हो चुकी थी, उसका अहम और स्वाभिमान भी अब उसके मन में घर कर बैठे थे। गोपाल के इन बर्तावों के खिलाफ ज्वार भाटा तो उठे, पर आदत पड़ जाने से गोपाल के मुंह के सामने कुछ न कह पाई। पहले ऐसी बातों को सुनती हुई काठ की तरह खड़ी रहती, पर आज तन बदन में आग सी लग गई। गोपाल कोई 10 मिनट तक अपनी बेलगाम जबान को हाँक कर अंदर चला गया। माधवी इतनी लाल पीली हो गई कि उसे रुलाई आ गई। वह सीधे आउट हाउस की ओर बढ़ी। ड्राइवर ने बीच में ही आकर कहा, मालिक ने आपको घर छोड़ाने को कहा है। माधवी ने गोपाल पर का गुस्सा ड्राइवर पर उतारा। कोई जरूरत नहीं, तुम अपना काम देखो, मुझे अपने घर का रास्ता मालूम है। अच्छा, मालिक को यही कह दूंगा, कहकर ड्राइवर चला गया। आउट हाउस में जाते जाते माधवी को रुलाई आ गई। मुत्तु कुमरन को देखते ही वह फूटकर रो पड़ी। रोते रोते वह मुत्तु कुमरन के सीने से मुरझाई माला की भांति लग गई। क्या हुआ है, क्या हुआ है? किसने क्या कहा? इस तरह क्यों रो रही हो? मुत्तु कुमरन ने घबरा कर पूछा। कुछ देर तक वह कुछ बोल न पाई। बोल फूटने के बदले सिसकी ही फूटी। मुत्तु कुमरन ने बड़े प्यार से उसकी पीठ पर थपथपाकर सांत्वना दी तो वह अपने को संभाल कर बोली, मुझे घर जाना है, बस का टाइम हो गया है। टैक्सी के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। आप मेरा साथ दें तो मैं पैदल ही घर चलूंगी। मेरा कोई और साथी नहीं है। मैं अकेली हूं, अबला हूं। क्या हुआ? क्यों ऐसी बातें करती हो? साफ साफ बताओ। वह कहते हैं कि मैं त्रिया चरित्र खेल रही हूं। अब्दुल्ला को बुला लाने के लिए मैं अकेली क्यों नहीं गई? आपके आने पर मेरा बर्ताव ही बदल गया है। कौन कहता है? गोपाल? उनके सिवा और कौन? मुत्तु कुमरन की आंखें क्रोध से लाल हो उठी। कुछ पल वह कुछ बोल नहीं पाया।
थोड़ी देर बाद उसका मुंह खुला। अच्छा चलो, मैं तुम्हें घर छोड़कर आता हूं। मुत्तु कुमरन उसे साथ लेकर चल पड़ा। उन दोनों के बंगले की चार दीवारी के अंदर ही गोपाल ने आकर उनका रास्ता रोका। तुमने गुस्से में आकर जो कहा, ड्राइवर ने आकर बता दिया है। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा। हमारा परिचय आज या कल का नहीं है। कितनी ही ऐसी बातें मैंने कही है। अब कुछ दिनों से गुस्सा तुम्हारी नाक पर चढ़ा रहता है। अजनबी समझकर मुझ पर सारा गुस्सा निकालने लगो तो मेरे लिए कहने को कुछ नहीं है। माधवी उसकी बातों का कोई जवाब दिए बिना सिर झुकाए खड़ी रही। मुत्तु कुमरन भी कुछ नहीं बोला। गोपाल ने ताली बजाकर किसी को बुलाया। ड्राइवर ने कार लाकर माधवी के नजदीक खड़ी की। मुत्तु कुमरन चुपचाप यह देखता खड़ा रहा कि माधवी अब क्या करती है। बैठो, घर पर उतरकर कार वापस भिजवा देना। मेरा दिल न दुखाओ। गोपाल मानो गिड़गिड़ाया। माधवी ने मुत्तु कुमरन को यूं देखा मानो उसकी सलाह चाह रही हो। मुत्तु कुमरन ने उसे अनदेखा कर और कहीं देखा। तुम ही कहो उस्ताद, माधवी मुझ पर नाहक नाराज हो रही है। तुम ही समझाकर घर भेजो। गोपाल ने मुत्तु कुमरन से विनती की। मुत्तु कुमरन ने उसकी बातों पर भी कान नहीं दिया। होठों पर हंसी लाकर चुप रह गया। लेकिन वह इस तरह खड़ा था कि आज माधवी के चित्त की टोह लेकर ही रहेगा। एकाएक गोपाल ने एक काम किया। इशारे से ड्राइवर को उसकी सीट से उतार कर बोला, आओ मैं ही तुम्हें ड्रॉप कराऊं। माधवी नौ न कह सकी। हिचकते हिचकते मुत्तु कुमरन की ओर देखती हुई कार की अगली सीट का द्वार खोलकर बैठ गई। गोपाल ने कार स्टार्ट की तो माधवी ने मुत्तु कुमरन से विदा लेने की मुद्रा में हाथ हिलाया, पर उसने बदले में हाथ नहीं हिलाया। इतने में कार बंगले का फाटक पार कर सड़क पर हो गई। वह समझ गई कि मुत्तु कुमरन उसके इस व्यवहार से असंतुष्ट अवश्य हुआ होगा। घर पहुंचने तक वह गोपाल से कुछ नहीं बोली। गोपाल ने भी उसकी उस समय की मनोदशा का अनुमान करके उससे बात करने की कोशिश नहीं की। लाइडस रोड तक आकर उसे उसके घर छोड़कर गोपाल लौट गया। घर के अंदर जाते ही माधवी ने धड़कते दिल से मुत्तु कुमरन को फोन किया। अब बुरा तो नहीं मान गए? उनकी इस गिड़गिड़ाहट पर मैं इनकार न कर पाई। हाँ, पहले से भी अच्छा साथी मिले और कार भी, तो इनकार कैसे कर पाओगी? एक एक शब्द पर जोर देते हुए मुत्तु कुमरन ने पूछा। आवाज में दबा हुआ क्रोध गूंज उठा। आपकी बात समझ में नहीं आती। लगता है कि आप गुस्से में बोल रहे हैं। हाँ, ऐसा ही समझ लो, कड़े स्वर में जवाब देकर मुत्तु कुमरन ने चोंगा पटक दिया। माधवी के दिल पर ऐसी करारी चोट पड़ी कि वह की कर्तव्य विमूढ़ होकर फोन हाथ में लिए खड़ी रही। फिर फोन रखकर बिस्तर पर जा पड़ी और सुबक सुबक कर रोने लगी। उसे लगा कि उसकी बदकिस्मती से ही मुत्तु कुमरन भी उसे गलत सलत समझ रहा है। साथ ही उसके मन में भी यह बात आई कि इसमें मेरा ही दोष बड़ा है। उसके पास जाकर रोई धोई, फिर साथ चलने को मना लाई और आधे रास्ते में ही उसे छोड़कर गोपाल की कार में चली आई। इस हालत में हर कोई बुरा ही मानेगा। उस रात वह सोई नहीं। आंसुओं से तकिया गीला हो गया। वह अनुमान नहीं लगा सकी कि उसका मन कैसे और कहां से कमजोर हुआ कि मुत्तु कुमरन को घर पहुंचाने के लिए साथ चलने की प्रार्थना करने और उसके तुरंत मानकर साथ चले आने के बाद भी वह उसे ठुकराकर गोपाल के साथ कार में चल पड़ी थी। अब अपनी करनी पर सोचते हुए उसे स्वयं ग्लानि का अनुभव हो रहा था। वह इस सोच में पड़ गई थी कि कल कौन सा मुंह लेकर मुत्तु कुमरन से मिलूंगी। गोपाल के स्वयं घर पहुंचाने के लिए तैयार हो जाने पर मैं उसका मन रखने के लिए कैसे मान गई, यह सोचते हुए अपनी करनी पर उसे हैरानी हो रही थी। सुबह उठने पर उसे एक दूसरी हैरानी का सामना करना पड़ा। उसकी वजह से गोपाल से मिलने में भी उसे संकोच का अनुभव हो रहा था। दरअसल डर लग रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। कारण आज की पहली डाक से उसके नाम जिल का ताजा अंक आया था, जिसमें मुत्तु कुमरन से कनियन की भेंटवार्ता छपी थी। जिल कनियलक्कन ने भेंटवार्ता के बीच एक फोटो भी छपवाया था।
मुत्तु कुमरन और माधवी के अलग अलग चित्रों को कैंची की करामात से काट छाट कर ऐसा एक ब्लॉक बनवाया गया था जिसमें दोनों सटकर खड़े थे। भेंट के बीच मुत्तु कुमरन की जुबानी यह बात छापी गई थी कि माधवी जैसी लड़की मिले तो मैं शादी करूंगा। इसे पढ़कर उसे कलियक्कन पर क्रोध चढ़ आया। माधवी ने सोचा कि जिस प्रकार मेरे नाम जिलजिल का यह अंक आया है उसी प्रकार गोपाल और मुत्तु कुमरन के नाम भी गया होगा। उसने यह अनुमान लगाने का भी प्रयत्न किया कि इसे पढ़कर गोपाल के मन में कैसी कैसी भावनाएं सिर उठाती होंगी। उसका मुत्तु कुमरन के साथ एक चित्र में सटकर खड़े होने और मुत्तु कुमरन के मुंह से उस जैसी लड़की से शादी की बातों को देख पढ़कर गोपाल कैसे जल उठेगा। यह बात वह एक भुक्तभोगी की भांति जानती थी, इसलिए उस दिन उन दोनों से मिलने में उसे भय संकोच हो रहा था। उसने मन में निश्चय किया कि आज माबलम की तरफ न जाना ही अच्छा है, ताकि मुत्तु कुमरन या गोपाल से मुलाकात न हो पाए। लेकिन अप्रत्याशित रूप से 11 बजे के करीब गोपाल ने उसे फोन कर बुलाया और बोला, पासपोर्ट जैसे कुछ जरूरी कागजात पर दस्तखत करना है, एक बार आ जाओ। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अगर जल्दी हो तो किसी के हाथ भिजवा दीजिए, हस्ताक्षर कर दूंगी। उसके यहाँ जाने से बचने के लिए उसने यह बहाना बताया। उसे इस काम में सफलता मिली। गोपाल यह मान गया कि वह ड्राइवर के हाथों आवेदन आदि पर हस्ताक्षर करने को भेज देगा। उसे मालूम था कि मुत्तु कुमरन फोन नहीं करना चाहेगा, लेकिन उसे भी फोन करने से भय संकोच होता था। पिछली रात को मुत्तु कुमरन ने जो उत्तर दिया था वह अब भी उसके मन में खटक रहा था। मुत्तु कुमरन की कड़ी बातों से बढ़कर उसे अपनी ही गलती कहीं ज्यादा अखर गई। मुत्तु कुमरन के क्रोध की वह कल्पना भी न कर सकी। उस दिन वह बड़ी उधेड़बुन में पड़कर घर पर ही रह गई, बाहर कहीं नहीं गई। गोपाल का ड्राइवर 2 बजे के बाद आया और कागजों पर हस्ताक्षर लेकर चला गया। उसे इस बात की चिंता सताने लगी कि फार्म आदि भरकर मुत्तु कुमरन से इस तरह के हस्ताक्षर लिए गए होंगे कि नहीं, क्योंकि उसे इस बात का डर सताने लगा था कि पिछली रात की घटना से मुत्तु कुमरन उससे और गोपाल से नाखुश है। इसलिए संभव है कि मलेशिया जाने से इनकार कर दे। एक और निष्कलंक वीर के आत्माभिमान और कवि के विद्या गर्व से भरे मुत्तु कुमरन की याद में उसका दिल द्रवित हो रहा था, और दूसरी ओर उसके निकट जाते हुए भी डर लग रहा था। उस पर अपार प्रेम होने से और उस प्रेम के भंग हो जाने के डर से वह बड़ी दुविधा में पड़ गई। उसने यह निश्चय किया कि यदि मुत्तु कुमरन मलेशिया जाने के डर से इनकार कर दे तो उसे भी वहां नहीं जाना चाहिए। इस तरह का निर्णय लेने की हिम्मत उसमें थी, लेकिन उस हिम्मत को कार्य रूप देने की हिम्मत नहीं थी। जनवरी के प्रथम सप्ताह से तीसरे सप्ताह तक मलेशिया और सिंगापुर में भ्रमण करने का आयोजन हुआ था। मुत्तु कुमरन को साथ लिए बिना सिर्फ गोपाल के साथ विदेश भ्रमण करने को उसका मन नहीं हो रहा था। जीवन में पहली बार और अभी अभी उसके हृदय में गोपाल के प्रति भय और भेदभाव के अंकुर फूटे थे। गोपाल के बंगले में काम करने वाले छोकरे नायर को फोन पर बुलाकर माधवी ने पूछा, तुम्हें यह पता है कि नाटक लिखने वाले बाबू मलेशिया जा रहे हैं या नहीं? पर उसे इस बात का कुछ अधिक पता नहीं था। ज्यादा पूछने पर आप ही पूछ लीजिए कहकर वह आउट हाउस का फोन मिला देगा। ऐसी हालत में वह क्या बोले और कैसे बोले, यह भय संकोच अभी उसके मन से नहीं गया था। मुत्तु कुमरन से घर पहुंचाने की प्रार्थना करके गोपाल के साथ घर लौटने की अपराधी भावना उसके दिल में कुंडली मारे बैठ गई थी और बाहर होने का नाम ही न लेती थी। तो बेचारी क्या करे। दूसरे दिन भी तबीयत खराब होने के बहाने मामलम की ओर नहीं गई। कोई जल्दी नहीं, तबीयत ठीक होने पर आ जाना, बाकी ठीक है। गोपाल ने तो फोन कर दिया, लेकिन वह जिस फोन की प्रतीक्षा में थी वह नहीं आया। मुत्तु कुमरन को फोन करने के लिए वह तड़प उठी, पर भय ने हाथ रोक दिया। वह तो हट आने तक बैठा था, फोन क्यों करने लगा। माधवी को लगा कि उससे बातें किए बिना वह पागल हो जाएगी। आउट हाउस में हाथ भर की दूरी पर फोन होते हुए भी वह कुछ कहता क्यों नहीं। वह तड़प उठी कि अभी जाकर
मुत्तु कुमरन से क्यों न मिल लूं। उन आवेग में वह यह भूल गई कि उसने गोपाल से झूठ मूठ का बहाना किया था कि तबीयत ठीक नहीं है। शाम को 5 बजे तक वह अपने मन को काबू में रख पाई, पर 5:30 बजते बजते वह हार गई और हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल कर चल पड़ी। वह चाहती तो गोपाल से कहकर कार मंगवा सकती थी, लेकिन टैक्सी पर जाने के विचार से चल पड़ी। जब वह टैक्सी स्टैंड पहुंची तब वहां कोई टैक्सी नहीं थी। टैक्सी मिलने में बड़ी देर हो गई। उसी तनाव में उसे लगा कि सिर्फ मुत्तु कुमरन ही नहीं, सारी दुनिया उससे रूठ गई है। हर कोई किसी न किसी बात पर उसी पर गुस्सा उतार रहा है और उसी से बदला ले रहा है। उसे अपने आप पर भी खींच सी हो आई। घर से अजंता होटल तक पहुंचते हुए उसने देखा कि रास्ते पर पैदल चलने वाले लोग उसे घूर घूर कर देखते जा रहे हैं। टैक्सी की प्रतीक्षा में खड़ी रहते हुए उसे इतनी परेशानी हुई थी कि वह आत्मग्लानि से गड़ गई थी। कद काठी से ऊंची, गदराए बदन वाले किसी औरत को रास्ते चलते देखकर ही रास्ते पर चलती आंखें उसे निगल जाती हैं। सीने सितारे जैसी नपे तुले नाक नक्श वाली किसी सुंदरी पर नजर पड़ जाए तो पूछना क्या, नोच कर न खा लेगी। माधवी पर भी ऐसी नजरें उठीं कि शर्म से वह नजर ही न उठा पाई। आधे घंटे के बाद एक टैक्सी मिली। इधर टैक्सी बोग रोड का मोड़ ले रही थी, उधर गोपाल की कार कहीं बाहर जा रही थी। माधवी ने गोपाल को देख लिया, पर भाग्य से गोपाल ने माधवी को नहीं देखा। माधवी ने टैक्सी को बंगले के द्वार पर नहीं, आउट हाउस के द्वार पर रुकवाया। आउट हाउस के झरोखों से बत्ती की रोशनी आ रही थी। भला हुआ कि मुत्तु कुमरन कहीं बाहर नहीं गया था। यहां आते हुए जिस झंझट का सामना करना पड़ा था उसकी पुनरावृत्ति न हो, इसलिए माधवी ने टैक्सी को रुकवा लिया। छोकरा नायर द्वार पर मानो रास्ता रोके खड़ा था। वह बोला, बाबूजी ने किसी को अंदर आने को मना कर दिया है। माधवी ने आंखें तरेरी तो वह रास्ता छोड़कर हट गया। अंदर जाते ही वह हिचक कर खड़ी हो गई। मुत्तु कुमरन सामने एक तिपाई पर बोतल, गिलास, सोडा और ओपनर वगैरह लिए डटा था। लगा कि वह पीने की तैयारी कर रहा है। द्वार पर से ही माधवी ने हिचकते हुए पूछा, लगता है आपने बहुत बड़ा काम शुरू कर दिया है। मैं अंदर आ सकती हूं कि नहीं? सबको अपना अपना काम बड़ा ही लगता है। अंदर आऊं? विक्ष लेकर जाने वालों को इजाजत लेकर आना पड़ता है। बिना कहे सुने हर किसी के साथ यहां वहां जहां कहीं भी जाने वालों के बारे में कहने को क्या रखा है? अभी तक आपने अंदर बुलाया नहीं। बुलाना कोई जरूरी है क्या? तो मैं जाती हूं, खुशी से। वह तो अपनी अपनी मर्जी है। पता नहीं उसने वहां से चले जाने की बात किस हिम्मत से उठा दी, लेकिन एक पग भी बाहर न रख सकी। उसकी नाराजगी और बेपरवाही पर वह तड़प उठी। चेहरा लाल हो गया और आंखें गीली हो गईं। वह जहां की तहां खड़ी रही। मुत्तु कुमरन पीने के उपक्रम में लगा। अचानक अप्रत्याशित ढंग से वह तेजी से अंदर गई और झुककर उसके पांव पकड़ लिए। मुत्तु कुमरन ने पैरों पर आंखों की नमी महसूस की। मानता हूं कि मैंने उस दिन जो किया वह गलत किया। मेहरबानी करके मुझे माफ कर दीजिए। किस दिन क्या किया? अरे, अचानक यह नाटक क्यों? मानती हूं मैंने आपको साथ चलने को बुलाया था और गोपाल की कार में घर चली गई थी। मैंने यह ठीक नहीं किया। मैं अपनी व्यवस्था को क्या कहूं। सहसा मैं उनसे बैर न ठान सकी और न मुंह मोड़ पाई। मैंने तो उसी दिन कह दिया था ना, चाहे जो भी साथी मिले उनके साथ तुरंत चल पड़ने वालों के लिए। वह चाहे जिस किसी के साथ भी जाए, इससे मेरा क्या आता जाता है? ऐसा मत कहिए। पहले मैं ऐसी रही होंगी, लेकिन अब मैं वैसी नहीं हूं। आपसे मिलने और परिचय पाने के बाद मैं आप ही को अपना साथी मानती हूं। मेरा यह अनुरोध तो मानिए। मेरे सिसकते बिलकते आंसुओं पर विश्वास कीजिए। मैं दिल से आपको निश्चय ही धोखा नहीं दे रही हूं। इतना कहकर उसने अपना सिर झुका लिया। उसके होठ मुत्तु कुमरन के पांव चूमने लगे और आंसू उन्हें धोने लगे। मुत्तु कुमरन का दिल पसीज गया। उसे भूलने के लिए ही तो उसने मदिरा का आश्रय लिया था, लेकिन कुछ ही क्षणों में उसने मदिरा को भुला दिया। उसने अपने आंसुओं से उसका दिल इस तरह पिघला दिया था
कि उसे इस बात का अब भान भी न रहा कि सामने शराब पड़ी है। अपने पैरों में पड़ी हुई उसकी केश राशि और उसकी देह से लिपटी सुगंध में मदिरा से भी अधिक मादकता पाकर वह निहाल हो गया। माधवी के अश्रुपूरित नेत्रों ने उसके हृदय पटल पर अमिट भाव चित्र खींच दिए थे। आप साथ चलने को तैयार हों तो हम पैदल ही घर चले जाएंगे, कहते हुए जो आत्माभिमान था वह न जाने कहां बहकर चला गया। आप तनिक शांति से सोचेंगे तो स्वयं जान जाएंगे। जब वे कार पास खड़ी करके जिद करने लगे कि चलो चलें, तो कैसे इनकार किया जा सकता था भला। हाँ, जब किसी का गुलाम हो गए तो अस्वीकार करना मुश्किल ही है। कोई किसी का गुलाम न भी हो तो भी तकल्लुफ बरतना पड़ता है। कहते हुए उठी और द्वार पर जाकर नाये लड़के को बुलाया। उसके अंदर आने पर मुत्तु कुमरन की अनुमति के बिना ही उसे बोतल गिलास वगैरह उठा ले जाने को कहा। यद्यपि लड़का उसकी आज्ञा का उल्लंघन न कर सका, फिर भी जरा हिचका कि मुत्तु कुमरन कहीं मना न कर दे। ऐसे लगा जैसे बिना मुत्तु कुमरन की आज्ञा के वह नहीं ले जाएगा। मुत्तु कुमरन ने मुंह खोलकर कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर वहां वैसा ही मौन छाया रहा। लगभग 5 मिनट बाद मुत्तु कुमरन ने हाथ से सारी चीजें ले जाने का इशारा किया। लड़का ट्रे सहित सब कुछ उठा ले गया तो माधवी बोली, यह लत क्यों पालते हैं? आदत पड़ गई तो तंदुरुस्ती खराब हो जाएगी। माना कि तुम बड़ी अच्छी आदतों वाली हो और मेरी सारी बुरी आदतों को दूर करने का कौशल जानती हो। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहती। आप मुझे जितना भी बुरा कहें, पर आप मेरे लिए अच्छे हैं। तो कहो कि तुम्हें चापलूसी भी खूब आती है। हाँ, आपके दिल में स्थान जो बनाना है। मुंहजोरी भी कम नहीं आती। आपके सामने मैं डरपोक भी हूं और मुंहजोर भी। एक म्यान में दो तलवार वाली कहावत झूठी हो सकती है क्या? थोड़ी देर के लिए दोनों सहज स्वाभाविक हो गए थे। अपने मन की आशंका दूर करने के लिए उसने पूछा, मलेशिया जाने के लिए पासपोर्ट के कागजात पर हस्ताक्षर कर दिए कि नहीं? मैं साथ न जाऊं तो आप लोगों को सुविधा होगी कि नहीं? यूं क्यों दिल छेदते हैं? आपके साथ जाने पर ही मेरे लिए सहूलत होगी। मुत्तु कुमरन के कानों में मानो शहद की फुहार सी पड़ी। उसने माधवी के गदराए कंधों को ऐसा दबाया कि वह मधुर पीड़ा के सुख में चिहुक उठी और अपनी फूलमाला सी बाहों से उसे जकड़ लिया। दोनों की सांस जुगलबंदी करके चलने लगी। माधवी उसके कानों में फुसफुसाई, उस पत्रिका में हमारी तस्वीर छपी थी, आपने देखी? हाँ देखी। उसमें क्या रखा है? तो इसमें क्या रखा है? इसी में तो सब कुछ रखा है। उसकी बाहें और कसने लगी। चलो बगीचे में चलकर घास पर बैठकर बातें करेंगे, माधवी ने हौले से कहा। मुत्तु कुमरन को लगा कि माधवी डर रही है कि एकाएक कोई यहां आ जाए तो क्या हो, लेकिन उसकी बात मानकर उसके साथ वह बगीचे में गया। वे जब बगीचे में बैठकर बातें कर रहे थे तब गोपाल लौट गया था। आउट हाउस में जाकर खोजने के बाद वह वहीं आ गया जहां वे दोनों बैठे थे। उसके हाथ में भी वही पत्रिका थी। देखा उस्ताद, तुम्हारे बारे में जिलजिल ने कितना बढ़िया लिखा है। बढ़िया क्या लिख दिया? मैंने जो कहा सो लिख दिया। अगर कुछ बढ़िया हो तो वह मेरी बात है। अच्छा, तो यह कहो कि तुमने जो कुछ कहा है वही लिखा है। गोपाल की बातों में चुभता व्यंग था। उसकी बातों में अभिधा, लक्षणा और व्यंजना तीनों इस तरह घुली मिली थी कि उन्हें समझने में थोड़ी देर लग गई। मुत्तु कुमरन माधवी से शादी करना चाहता है, इस बात का पुष्टिकरण मुत्तु कुमरन के मुंह से गोपाल चाहता था। थोड़ी देर तक तीनों खामोश रहे। इस साक्षात्कार में छपा चित्र भी नया नया खिंचवाया मालूम होता है। गोपाल ने उन दोनों को चित्र दिखाकर पूछा। पत्रिका में छपे उस चित्र से गोपाल का ध्यान बटाने का प्रयत्न में माधवी लग गई, पर मुत्तु कुमरन ने गोपाल की बातों पर ध्यान ही न दिया। उसने एक तरह से लापरवाही बरती। दोनों के पास आकर गोपाल का उस तरह बातें करना बड़ा बचकाना लगा। मुत्तु कुमरन और गोपाल दोनों रुष्ट हो जाएं तो क्या हो। इस नाजुक स्थिति को टाल देने का माधवी का प्रयत्न उतना सफल न रहा। थोड़ी देर की बातों के बाद गोपाल ने पूछा, आज रात को अब्दुल्ला यहां से जा रहे हैं। मैं उन्हें विदा करने एयरपोर्ट तक जाने वाला हूं। आप में से कोई चलना चाहेगा? मुत्तु कुमरन और माधवी ने एक दूसरे का मुंह देखा।
गोपाल की बातों का किसी ने उत्तर नहीं दिया। उनकी हिचकिचाहट देखकर गोपाल, अच्छा मैं अब जा रहा हूं, कहते हुए उठा। गोपाल के जाने के बाद मुत्तु कुमरन ने माधवी की खिल्ली उड़ाते हुए पूछा, अब्दुल्ला को विदा करने तुम क्यों नहीं गई? इतने में छोकरा नायर दौड़ता हुआ आया और बोला, टैक्सी बड़ी देर से वेटिंग में खड़ी है, ड्राइवर चिल्ला रहा है। तब माधवी को यह बात याद आई कि अरे, वह तो टैक्सी में यहां आई थी और वह बड़ी देर से उसके लिए खड़ी है। उसने मुत्तु कुमरन की ओर मुड़कर ऐसी दृष्टि फेरी कि मानो पूछती हो कि अब मैं जाऊं या और थोड़ी देर ठहरूं। टैक्सी खड़ी है तो जाओ, कल मिलेंगे, मुत्तु कुमरन ने कहा। वह बुझे दिल से वहां से चली, मानो और ढेर सारी बातें करने को रह गई हूं। मुत्तु कुमरन भी बगीचे से चलकर आउट हाउस में गया। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास यह गली बिकाऊ नहीं के भाग 13 का वाचन मेरे अर्थात नासुनांजलि के स्वर में। मित्रों, उपन्यास यह गली बिकाऊ नहीं के आगे के भागों का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।